नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाएं भाग ले रही हैं। स्व सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया, देश में 6,19,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती की जा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 138 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। भारत और फ्रांस ने विस्तृत कूटनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को अपने यहां प्रवेश की अनुमति दी। मलेशिया में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लाखों लोग विस्थापित। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों तक शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की। और ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का हमारा प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में ब्रिटेन के एक अधिकारी की हत्या करके ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। इसका सही उत्तर है मतमूर जमोह। इस स्वतंत्रता सेनानी ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश शासन के विरोध में ब्रिटिश अधिकारी नयाल विलियमसन की हत्या कर दी थी। इस कारण हुकूमत ने 1911 में अबोर एक्सपीडिशन चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनजातीय लोगों पर अत्याचार किया गया। आकाशवाणी समाचार को विश्व भर से श्रोताओं से बड़ी संख्या में जवाब मिले हैं। हमारी भाग्यशाली विजेता है पटना बिहार के मधोलपुरा की कनक। नमस्कार, मेरा नाम कनक है। मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है। आकाशवाणी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यह एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है। मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनती हूँ। आकाशवाणी के इस प्रोग्राम के द्वारा हम देश के भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आजादी के गौरवशाली इतिहास को भी याद रख सकेंगे। और अब अमृत महोत्सव प्रतियोगिता का अगला प्रश्न। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों के हथियार रहित जुलूस का नेतृत्व करने वाली 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस शहीद युवती का नाम बताएं। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्व सहायता समूहों की लगभग 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। महिला सशक्तिकरण के एक विशेष कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लाभार्थी महिलाओं से बातचीत भी की। श्री मोदी ने महिलाओं की मदद के लिए 202 पूरक पोषक आहार निर्माता इकाइयों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही 20,000 महिलाओं सखियों को प्रोत्साहन देने के वास्ते उनके खातों में वजीफे की पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपए भेजने के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे। हर सखी को हर 6 महीने के लिए 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि ये स्थिर होकर अपना कामकाज कर सकें और लेन देन करके कमीशन के माध्यम से अपनी आमदनी शुरू कर सकें। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि भी उनके खातों में भेजी। इस योजना के तहत बालिकाओं के जीवन के हर स्तर पर नकद राशि उपलब्ध कराई जाती है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से लगभग 4,000 करोड़ वाली पुष्टाहार योजना का संचालन पूरी तरीके से महिलाओं के हाथों में सौंप दिया गया है। आज से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही जिलावार पुष्टाहार का वितरण करेंगी। राज्य सरकार राज्य के हर जिले और ब्लॉक में पुष्टाहार बनाने का प्लांट लगाने जा रही है। फतेहपुर और उन्नाव में ऐसी यूनिटों ने काम करना शुरू भी कर दिया है। अब गांव की महिलाएं ही स्थानीय स्तर पर पोषाहार तैयार करेंगी और इसके लिए कच्चा सामान भी गांव से ही खरीदा जाएगा। इसके अलावा सरकार इसके भंडारण के लिए गोदाम भी बनाएगी। इस तरीके से न केवल 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि गांव की आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लखीमपुर खीरी की घटना और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों की लखीमपुर खीरी की घटना पर कार्य स्थगित कर चर्चा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके पार्टी और अन्य सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन में बीचों बीच आकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। डीएमके सदस्यों ने नीट परीक्षा का विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि देश में 6,19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती की जा रही है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जीरो बजट कृषि को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार ने 8 राज्यों के लिए 29 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर भूमि को लिया गया था।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक खेती के लिए 1,23,000 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 में देश के भीतरी क्षेत्रों में आतंकवाद की घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों और दृढ़ कार्रवाई के कारण देश के भीतरी क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं और बम उग्रवाद में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में वाम उग्रवाद के हमलों और हिंसा में 70% की गिरावट आई है। श्री राय ने बताया कि इसी अवधि के दौरान नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौतों की संख्या में भी 80% की कमी आई है। श्री राय ने कहा कि 2020 में वाम उग्रवाद का भौगोलिक दायरा 53 जिलों तक सिमट गया है। उन्होंने बताया कि 2010 में देश के 95 जिले वाम उग्रवाद से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि 2021 में भी वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में और 25% की कमी देखी गई है। लोकसभा ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है जो सदन के सदस्यों को महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों, कागजातों, संसदीय समितियों और विधेयकों के संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को नए ऐप के बारे में जानकारी दी और सदस्यों से अपने मोबाइल फोन और टैब में इसे डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोग सीधे ही सदन की कार्यवाही भी देख सकेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास से हो रहा है राष्ट्र निर्माण, जिसमें इनकम टैक्स है आपका योगदान। और जब ई फाइलिंग से हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न भरना इतना आसान, तो फिर देर क्यों करें? 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले www.incometax.gov.in पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करना ना भूलें। समय से इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं। लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लोन और वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में भी ITR सहायक है। नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। तो फिर आप भी समय न गवाएं। आज ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई फाइल करें। अधिक जानकारी और रिटर्न फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 138 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 64,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 8,043 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.40% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 5,326 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 66 करोड़ 61 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। केरल उच्च न्यायालय ने कोविन पोर्टल द्वारा कोविड टीका प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह याचिका दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दाखिल की गई है।
ये फैसला एकल पीठ न्यायाधीश वी कुन्ही कृष्णन ने सूचना के अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर दी, जिसमें एक निजी अस्पताल से प्राप्त कोविड टीकाकरण का दावा किया गया था। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। खाड़ी देश स्थित भारतीय दूतावास ने घोषणा की है कि सऊदी अरब ने अब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कोविड टीके की स्वीकृति सूची में शामिल कर लिया है। आकाशवाणी से प्रसारित कोरोना जागरूकता श्रृंखला में कल जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि ओमिक्रॉन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले एक महीने में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा और बहुत तेजी से नीचे आया। अब वहाँ केसेज नीचे आ रहे हैं। पहले पॉजिटिविटी रेट 30 के ऊपर चली गई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से 30 के नीचे आ गई है। लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं हुआ हॉस्पिटलाइजेशन में, नहीं डेथ में। इसका मतलब है कि केसेस तो बढ़े, लेकिन सिम्टम माइल्ड थे और इतने माइल्ड थे कि हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट फ्लैट था, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन न के बराबर हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखें ताकि अगर ओमिक्रॉन इंडिया में फैलता भी है तो केसेस कम हो। और ऐसा लगता नहीं है कि सेकेंड वेव की तरह केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर बढ़ता भी है और माइल्ड होता है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं लगती। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। स्व सहायता समूहों के लगभग 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया, देश में 6,19,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती की जा रही है। भारत और फ्रांस ने विस्तृत कूटनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। मलेशिया में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लाखों लोग विस्थापित। और ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में हुई। इसमें केंद्रीय मंत्रियों सर्बानंद सोनोवाल, प्रहलाद सिंह पटेल और भूपेंद्र यादव तथा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भाग लिया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संवाददाताओं को बताया कि इसमें वोकल फॉर लोकल, आगामी सुशासन दिवस तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस के विदेश मंत्रालयों के बीच आज विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने भारत फ्रांस महत्वपूर्ण भागीदारी की समीक्षा की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि विदेश मंत्रालयों के बीच विचार विमर्श फ्रांस की सशस्त्र बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की 17 दिसंबर को सार्थक यात्रा के बाद से और मजबूत हुआ है। सुश्री पार्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीसरे वार्षिक रक्षा संवाद के लिए भारत आई थीं। मलेशिया में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने से 8 राज्यों के कई कस्बे और गांव आंशिक रूप से जलमग्न हो गए। 7 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम भाग में अगले 24 घंटों के दौरान भी शीतलहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने एक वक्तव्य में कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर जारी रहेगी। अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। इससे पहले लीग मैच में भारत ने जापान को 6-0 से हराया था।
दक्षिण कोरिया के साथ 2-2 गोल से ड्रॉ मैच के बाद भारत मेजबान बांग्लादेश, पाकिस्तान और जापान को हराकर राउंड रॉबिन चरण में 10 अंक के साथ शीर्ष पर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। अपराजिता श्रृंखला की आज की कड़ी में असम की जानी मानी स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ की साहसिक गाथा प्रसारित की जाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साथी। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे क्रांतिकारी ठाकुर प्यारेलाल की, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के दैहान में हुआ था। उन्होंने जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जगाया और वे श्रमिक आंदोलन के संस्थापक और छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के नेता के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते हैं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। राष्ट्रीय जीवन में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है बलिदान का प्रतीक। कानून में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1906 में वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को संगठित करना शुरू किया। 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव मिल श्रमिकों ने हड़ताल शुरू की, जो 37 दिन तक चली। इतनी लंबी अवधि की ये भारत की पहली हड़ताल थी और ये श्रमिकों के काम के घंटों को कम करने में सफल रही। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत के साथ उन्होंने ब्रिटेन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए अभियान शुरू किया। 1923 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वज सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1924 में उन्होंने राजनांदगांव में एक और मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों को और रियायतें मिली। वे 1925 में रायपुर चले गए और हिंदू मुस्लिम एकता और समाज के निचले वर्गों के उत्थान की दिशा में काम किया। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल भेजा। प्यारेलाल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बुनकरों को संगठित करने के लिए 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद ठाकुर प्यारेलाल ने
1950 में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों की यात्रा की, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र बंधु प्रकाशन का शुभारंभ किया। 1951 में प्यारेलाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक गांधीवादी संगठन अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी के सदस्य बन गए, जिसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे। 1952 में वो रायपुर से विधानसभा के लिए चुने गए और विपक्ष के नेता बने। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन को छत्तीसगढ़ तक फैलाने में मदद की। उन्होंने अगले 2 वर्षों में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गांवों का दौरा करते हुए पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पैदल यात्रा की। भूदान आंदोलन के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने 1954 में 2200 मील चलने और 3 महीने में 300 से अधिक गांवों का दौरा करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक अनुपम शुरुआत की। 20 अक्टूबर 1954 को अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना भाषण देना जारी रखा। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 22 अक्टूबर 1954 को खानून नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम सांस तक जन जन की बेहतरी के लिए काम करते रहे। 21 दिसंबर 1909 औरंगाबाद के 17 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को एक थिएटर में गोली मार दी, जहां उनके ट्रांसफर की पूर्व संध्या पर उनके सम्मान में एक नाटक का मंचन किया जाना था। कहा जाता है कि जैक्सन को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि उसने स्वतंत्रता सेनानी और विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैक्सन ने गणेश सावरकर को कवि गोविंद के गीतों की 16 पृष्ठ की किताब छापने के लिए गिरफ्तार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अभिनव भारत सोसाइटी देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थी। कृष्णाजी कर्वे, विनायक देशपांडे और अनंत कन्हेरे ने बॉम्बे के आयुक्त के पद पर स्थानांतरण से पहले जैक्सन को मारने का फैसला किया। जैक्सन के विदाई समारोह में अनंत ने योजना को अंजाम देने का फैसला किया। 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन विदाई समारोह में आए तो अनंत ने उनके सामने कूदकर 4 गोलियां मारी, जिससे जैक्सन की तुरंत मौत हो गई। इस हत्या ने नासिक, पुणे और मुंबई में काफी सनसनी फैला दी और यहाँ तक कि सहानुभूतिपूर्ण और लोकप्रिय जिला अधिकारी के रूप में जैक्सन के प्रतिष्ठा के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों में बेचैनी पैदा कर दी। अनंत कन्हेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे पर बॉम्बे कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और 19 अप्रैल 1910 को शहीद हुए। हम शहीदों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। सितंबर 1942 में असम के गोहपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में ग्रामीणों के हथियार रहित जुलूस का नेतृत्व करने वाली 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस शहीद युवती का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। स्व सहायता समूहों के लगभग 16 लाख महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया, देश में 6,19,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती की जा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 138 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.4% हुई। भारत और फ्रांस ने विस्तृत कूटनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। सऊदी अरब ने कोवैक्सीन लगवा चुके भारतीय नागरिकों को अपने यहां प्रवेश की अनुमति दी।
मलेशिया में भीषण बाढ़ में 14 लोगों की मौत और लाखों लोग विस्थापित। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों तक शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।